नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। यहां मुंबई से महाराष्ट्र का महाचुनाव आने वाला है और हम सब कहते हैं कि कोई चुनाव जो होता है ये लोकतंत्र का एक पर्व होता है, एक त्योहार होता है और महाराष्ट्र के लोग इस त्योहार को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। और उस त्योहार में अगर कुछ पटाखे, कुछ फुलझड़ियां, कुछ अनार बम, कुछ रॉकेट वगैरह ना छूटे तो फिर किस बात की राजनीति और किस बात का चुनाव। और महाराष्ट्र का चुनाव वैसा ही होने जा रहा है, खूब धमाकेदार। आप बयान सुनते हैं एक दूसरे के लिए कैसे तीर छोड़े जाते हैं, वो सब कुछ। लेकिन इस सब के बीच मुंबई शहर खास तौर पर, वैसे पूरा महाराष्ट्र, जहां से आप एक चीज को अलग नहीं कर सकते और वो है ठाकरे परिवार। तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, हमारे मंच पर इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे जी। आदित्य जी आप आए, बहुत शुक्रिया। और अभी नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे हैं, अपना नामांकन दाखिल करके आ रहे हैं, तो ये तो मंदिर जाने जैसा होता है हमारे यहाँ चुनाव में। तो प्लीज आपका माइक उधर। सबसे पहले क्या भूमिका आप अपनी और पार्टी की देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव सच में लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ इतनी पार्टियां हैं। इस लिहाज से शिवसेना यूबीटी की भूमिका क्या है इलेक्शन में? भूमिका स्पष्ट है। इस वक्त के लिए हम 2 साल से इंतजार कर रहे थे। पिछले 2 साल अगर आप देखें तो सबसे गंदी राजनीति, एक बहुत कंफ्यूजिंग राजनीति, और इसे क्या हम राजनीति कह भी सकते हैं क्या, ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में थी। एक अस्थिरता निर्माण हुई थी। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी हमारे स्टेट में, वो नहीं आई। जॉब्स का सबसे बड़ा मसला है, वो सॉल्व नहीं हुआ है। किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बन चुकी है, वो क्या वाकई जनता की सुनती है? और इसलिए हम तो लड़ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी करके लड़ रहे हैं, और बिल्कुल महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र को लूटने आए हैं उसे हम भगा देंगे। ये लूटने वाले लेकिन कभी आप ही के साथ थे? बिल्कुल थे, इसलिए तो हम उनसे दूर हो गए। आप कहते हैं हम डिपोर्ट कर देंगे इस सरकार को। कहां डिपोर्ट करेंगे? डिपोर्ट तो उन्होंने काफी सारी इंडस्ट्रीज को किया और उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। तो मैंने कहा ये आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं, डिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में काफी सारी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से कहीं दूसरे राज्य गई, गुजरात भेजी गई, फोर्सफुली भी काफी सारी चीजें भेजी गई है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जॉब्स उसके साथ गए, लेकिन जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी ना गुजरात में खुद को स्थापित कर पाई, वो तो देश से भी बाहर चली गई। उदाहरण अगर आप ले तो वेदांता फॉक्सकॉन है। असल में तो वो तलेगांव में आना चाहिए था, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में आना चाहिए था। हमारी अगर सरकार होती तो पूना में आता। लेकिन जबकि भाजपा की सरकार बैठ गई, एकनाथ शिंदे की सरकार बैठ गई, तब उन्हें फोर्स किया गया गुजरात जाने के लिए, जहां गए ढोलेरा, जो प्रधानमंत्री महोदय का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो ड्रीम तो टेक ऑफ हुआ ही नहीं, लेकिन वहां से भी वेदांता फॉक्सकॉन देश से चली गई। उन्होंने कहा हम यहां काम नहीं कर सकते। तो नुकसान किसका हुआ? न महाराष्ट्र का सिर्फ और न सिर्फ गुजरात का, लेकिन देश का नुकसान हुआ। क्योंकि आज जो युवा जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं यहां वहां, सबसे बड़ी तकलीफ हमें बेरोजगारी की है, वो तो किसी को नहीं मिली। अभी आपने बोला कि पिछले 2 साल में बड़ी कंफ्यूजिंग राजनीति हुई। सवाल असल में यही है कि इस कंफ्यूजन के लिए जिम्मेदार कौन है? शिवसेना एक थी, आप 30 साल से बीजेपी के साथ थे। जो भाग के गए वो, क्योंकि वो ये कहते हैं, तो हम नाम लेके बात करें, एकनाथ शिंदे, वो ये कहते हैं कि आप विचारधारा से दूर हुए। तो 2 साल उन्होंने सरकार में क्या मजा मस्ती की? फिर 2 साल क्यों रहे मंत्री? अगर हम विचारों से दूर हो गए तो 2 साल वो जो नगर विकास के जो डिपार्टमेंट थी उनके पास, नगर निगम की, वो क्यों रहे उनके मंत्री? इस्तीफा देना चाहिए था पहले दिन की, मुझे ये मंजूर नहीं है, चलो मैं इस्तीफा देता हूं, बाहर निकल जाता हूं। लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है। ये लोगों का जो झूठ था वो पकड़ा गया। इनके 2-3 करीबी लोग थे, वो ईडी में उनको अरेस्ट किया गया और फिर इनको भागना पड़ा। अगर असल में ये अगर जैसे कहते हैं बंड किया हमने, उठाव किया, उठाव यही रह के करना चाहिए था। ये तो भाग गए, पहले सूरत, फिर गए गुवाहाटी, फिर गोवा में आके आपको पता है जब सरकार हमारी गिराई गई तो कैसे बेशर्मी की उन्होंने हालत दिखाई है कि टेबलों पे चढ़ के नाचे हैं वो लोग। तो फिर ये कौन से संस्कार होते हैं? ये कौन सी संस्कृति है? अगर वो सच में महाराष्ट्र के पुत्र होते तो वैसे नहीं करते। बट वो तो कहते हैं कि आप लोग सुनते नहीं थे। वो कई बार जो गठबंधन आप लोगों ने किया था और जो सरकार बनाई थी उसका विरोध वो आंतरिक तौर पर कर रहे थे, लेकिन आप लोग तो 2 साल से वो मस्त मजा करते रहे और फिर एक दिन ऐसे सपना आ गया कि अरे मेरा कोई सुन रहा नहीं और मैं निकल जाऊं। कहते आप लोग मिलते नहीं हैं, ठाकरे परिवार हमसे मुलाकात नहीं करता। तो 20 मई को आके कौन रोया था वर्षा बंगला में कि अरेस्ट हो जाएगी, मुझे बचा लो? कौन कह रहा था ये? शिंदे साहब रोए आके। ये मैंने कितने बार कहा है। नहीं, शिंदे साहब ये भी बोलते हैं कि उद्धव जी हमको नौकर की तरह ट्रीट करते थे घर के। बाला साहब हमको दोस्त मानते थे। अभी बार बार जो दिल्ली बुलाया जाता है उन्हें, वो कौन सी ट्रीटमेंट है?
वो भी नौकर की ट्रीटमेंट मानते हैं। देखो यही बात है कि जो बातें उनको भी भाग के गए, डरपोक थे, भाग गए, और फिर अभी वो जस्टिफाई करने के लिए जो मन में आए कहते जाते। कभी कहा था कि नवाब मलिक जी के साथ बैठ नहीं पाएंगे, बैठ गए। फिर कभी कहा था दाऊद के पार्टनर के साथ बैठ नहीं पाएंगे, बैठ गए। तो ये सारी जो चीजें, राष्ट्रवादी के साथ नहीं बैठ पाएंगे, दादा फंड नहीं देते, अजीत दादा फंड नहीं देते, सब जो उन्होंने कहा कि वो कर नहीं पाते, वो उनके साथ जाके कर तो दिया। नहीं, लेकिन ठीक है, वो उन्होंने सरकार तोड़ी, गिराई, पार्टी तोड़ी, आपने उसकी वजह बताई कि उनके ऊपर दबाव था। उन्होंने इंसानियत तोड़ी। देखिए क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि किसी को पार्टी छोड़नी होती है, इस्तीफा देते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अगर जीते तो खुश रहो, नहीं जीते तो भी मेहनत करते रहो। ये लोगों ने, ये जो 40 चोर है, अलीबाबा और 40 चोर, इन्होंने, एक तो एकनाथ शिंदे जी खुद 20-25 साल जो भी एक्चुअल उनका करियर रहा है, आप चेक करके देखिए, सारा का सारा करियर, फिर पहला टिकट हो, फिर पहला मंत्री पद हो, वो एक ही व्यक्ति के कारण है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, दूसरे किसी की वजह से नहीं है। किसी से भी पूछे, पूरा करियर उनका देखे, इनका जो सब जो पूरा करियर देखे तो उद्धव बाला साहब ठाकरे एक ही व्यक्ति की वजह से है। फिर आगे जाके 2 साल मंत्री रहे, पहले तो 5 साल मंत्री रहे फडणवीस साहब के कैबिनेट में। क्यों? क्योंकि उद्धव साहब ने उनको मंत्री बनाया। फिर हमारे कैबिनेट में जब आए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट होता है, अर्बन डेवलपमेंट, कभी किसी ने सुना है पिछले 50 सालों में कि सीएम ने अपना ये जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है किसी दूसरे को दिया? नहीं, लेकिन इन्होंने लिया था। जब इनकी झूठ, इनकी चोरी पकड़ी गई तो जिस आदमी ने सब कुछ दिया, उसी का पद छीनने के लिए, उसी की पार्टी तोड़ने के लिए, उसी के पार्टी का नाम छीनने के लिए ये भाग के गए सूरत। यानी ये कौन सी इंसानियत होती है? अच्छा, उसी वक्त उद्धव साहब पे 2 ऑपरेशन हुए थे। ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे, इतने खराब समय में अगर कोई आपका साथीदार छोड़ के निकल जाता है तो ये तो इंसानियत के खिलाफ है। वो तो इनफैक्ट पर्सनल राजनीति अपनी जगह, राजनीति चलती रहती है। कभी कभी राजनीति गंदी भी होते हैं। मैं मान लेता हूं कि हम साधारण जैसे राजनेता होते हैं वैसे नहीं, हमें राजनीति शायद आती नहीं है, लेकिन हम एक लगाव से काम कर रहे थे, दिल से काम कर रहे थे। जो भी अपने साथ होता है वो अपने साथ रहता है, एक विश्वास होता है। वो ये मतलब उनकी पार्टी और वो ये कहते हैं कि भाई सीएम बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने कोई भी समझौता किया। अब तो इनफैक्ट इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीएम नहीं, लश्कर तैयबा के साथ हाथ मिला लिया। तो अभी कौन बैठा है उनके साथ? और ये इनको जब सीएम बनना था तो मेरे पिताजी को या उनके पक्ष के नेता को या सीएम को दगा देके, पीठ में खंजीर को बस के भाग के गए थे सूरत। समझौता किसके साथ किया? भाजपा के साथ, जो महाराष्ट्र लूट रही है। जिन्होंने, जिस भाजपा ने कोविड के दरमियान अपने जो एमएलए लैड फंड्स होते हैं वो भी पीएम केयर फंड, एक प्राइवेट फंड को दिया, महाराष्ट्र को नहीं दिया। ऐसे भाजपा के साथ इन्होंने समझौता किया। क्या ये महाराष्ट्र द्रोही नहीं है? और इनको फिर क्या सीएम बनना नहीं था? कि ये साधु है, कि ये फकीर है? नहीं, लेकिन ये सवाल मैं तो भी है यही ना? कहता हूं ना कि ऐसी बातें, यानी उन्होंने क्या किया, आप कोट कर रहे हैं, सामने लाइए उनको। आएंगे शाम को। चलो मैं रुक जाता हूं, पूछे आते क्या वो? प्लीज रुकिए। वो नहीं आएंगे, फिर भाग जाएंगे गुवाहाटी। आप जैसा कह रहे थे कि पिछली जो सरकार, ये जो भी सरकार चल रही, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका दावा है कि मुंबई की शक्ल सूरत जो है उन्होंने बदल दी है। मुंबई आज दिख रही है क्या? जाके सीलिंग पर से देखिए। जैसे मुंबई में पूरा फॉग है, स्मॉग है। जैसे कोस्टल रोड का जिक्र करते हैं, वो एमटीएचएल का जिक्र करते हैं, मेट्रो का जिक्र करते हैं, और आपके ऊपर आरोप लगाते हैं जब आपकी सरकार आई ये थी। शुरुआत करते हैं, एक एक का शुरुआत करते हैं। कोस्टल रोड, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा था, मुंबई महानगर पालिका था, जिसका कोई लेना देना ना एकनाथ शिंदे जी से है ना देवेंद्र फडणवीस जी से। 2017 में ये शुरुआत हुई, उद्धव साहब के हस्ते उसका भूमि पूजन हुआ, और सारा का सारा काम हमारी तब बीएमसी थी तभी किया। और उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने तब मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर बना, लेकिन हमने वो आगे लेके आए। अगर हमारी आज सरकार होती तो कोस्टल रोड का काम 2023 के दिसंबर तक पूरा का पूरा हो जाता था, इंक्लूडिंग साइकिल ट्रैक, इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन पाथवे, और इंक्लूडिंग 96 हेक्टेयर्स ऑफ ओपन ग्रीन स्पेस। इन्होंने क्या किया? आधे किलोमीटर का जाके उद्घाटन किया है, डिवाइडर का जाके उद्घाटन किया है, तो भी आज भी कोस्टल रोड पूरा नहीं हुआ है। जो इनके हाथों में कोस्टल रोड 2014 से था, नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड, सिर्फ एक ही होता है इनके हाथों में, जो कुछ आता है एक तो कॉन्ट्रैक्टर बदल दिए जाते हैं या फिर एस्केलेशन हो जाता है। पूछे कितने का एस्केलेशन हुआ है नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड का? मुंबई पूना में जो मिसिंग लिंक थी, जो लोनावला से टनल जाना था, 2014 से काम चल रहा है, इन्हीं के डिपार्टमेंट में एमएसआरडीसी चल रहा है काम, 6000 करोड़ का एस्केलेशन हुआ। एमटीएचएल जिसे अभी अटल सेतु कहा जाता है, अगर हमारी सरकार होती तो जैन 2020 में हमने तो गर्डर लॉन्चिंग किया था, अक्टूबर 2023 तक पूरा काम हो जाता था। इन्होंने डिले किया क्योंकि इनके पास वक्त नहीं था इनॉग्रेशन का। छेड़ानगर का फ्लाईओवर 2 हफ्तों से ऐसे ही पड़ा था, मैंने ट्वीट किया तो उद्घाटन हुआ। वर्ली शिवड़ी कनेक्टर, जो सबसे अहम कनेक्टर होगा अभी दक्षिण मुंबई के लिए, हमारी जब सरकार गिराई गई तब 48% पूरा हुआ था।
अभी का अपडेट है, अभी सिर्फ 57% कंप्लीट हुआ है, यानी 9% 2 साल में। ये जो खोखे सरकार आई है, सिर्फ खोखे लेते हैं, एस्केलेशन करते हैं, प्रोजेक्ट डिले करते हैं और दिखाते हैं जनता को क्योंकि हमने उद्घाटन किया, ये झूठ है। प्रोजेक्ट डिले का मेट्रो का भी मैं आपको कहता वही उसी पे हूं, मेट्रो 3 आपको याद होगा, विनोद तावड़े जी ने कहा था कि जुलाई में पूरी लाइन खुलने वाली है, फिर यहां सीएम को तो पता ही नहीं था। फिर मेट्रो 3 भी अगर आपको याद होगा तो मेट्रो 3 में सिर्फ कारशेड का काम हमने बंद किया था। मेट्रो 3 लाइन का काम इवन कोविड के समय भी चल रहा था, हमने इंस्पेक्शन किया है और कारशेड बन चुकी है। लास्ट ईयर कारशेड को बनाने में 6 महीने गए और जब ये कारशेड पूरी हुई, अभी भी मेट्रो 3 का लाइन पूरा नहीं हुआ है। और इसमें भी मैं कहना चाहता हूं जो 10,000 करोड़ का एस्केलेशन है वो सितंबर 2019 का है, वो घोटाला है। शायद जापान को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पास सारे दस्तावेज है। जब हमारी सरकार आएगी तो इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक प्रोजेक्ट जिसका आप बड़ा विरोध कर रहे हैं आपकी पार्टी, वो है धारावी रीडेवलपमेंट का। पूरा हिंदुस्तान जानता है, इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा स्लम उसको कहते हैं। सरकार कह रही है भाई लाखों लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए उसको रीडेवलप किया जा रहा है, आपका क्या ऑपोजिशन है उससे? हमारा ऑपोजिशन साफ है। अगर लोगों का जीवन अच्छा हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें होनी ही चाहिए। शायद हमारे समय भी अगर टेंडर निकलता तो इनको भी मिल जाता, अदानी जी को या किसी और को मिलता, क्योंकि फ्री एंड फेयर टेंडर करना चाहते। लेकिन आज टेंडर में जो भी चीजें हैं और टेंडर के बाहर भी जो चीजें मिल रही है अदानी जी को, उसको हम विरोध करते हैं। अदानी जी से कोई वैयक्तिक झगड़ा नहीं है, ना पर्सनल कोई निजी मामला है, ऐसे तो दोस्ती है। लेकिन अगर आप मेरी मुंबई को लूटना चाहते हो तो हम होने नहीं देंगे। लूटना कैसे? मैं बताता हूं। पहली चीज यह है कि उसी टेंडर में लिखा गया कि अगर मुंबई में किसी को रीडेवलपमेंट करना है, अपनी बिल्डिंग का डेवलपमेंट करना है, तो हमें एक टीडीआर लगता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अगर कोई फ्लोर्स बढ़ाने हो, ज्यादा फ्लैट्स बनाने हो, पहले 50% टीडीआर ये अदानी जी से ही लेने पड़ेंगे मुंबई में, कोई भी आप हो। क्या आपको यह मान्य है? क्या ये ठीक होता है किसी भी लोकशाही में? वो भी अगर वो देना चाहे तो, और जिस कीमत को देना चाहे तो, उस कीमत पे फिर स्टेयरकेस प्रीमियम माफ, ओपन स्पेस प्रीमियम माफ। जो 300 एकड़ में आज हटमेंट्स है और माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनका तो छोड़िए, उसके साथ उनको टाटा पावर रिसीविंग स्टेशन मिल चुका है, उनको रेलवे लैंड मिल चुकी है। अभी 540 एकड़ है, लेकिन अभी टेंडर जीतने के बाद कहते हैं कि नहीं ये अभी इतने से इसमें मुमकिन नहीं है, हमें तो और 540 एकड़ चाहिए मुंबई के, फ्री ऑफ कॉस्ट खरीदो। मुंबई को जो पैसा आना है ले लो, दीजिए मुंबई का जो पैसा हक का, और फिर लीजिए, जो करना है कीजिए। मैंने जितना पढ़ा वो कह रहे हैं ये जमीन अडानी को नहीं जाएगी। नहीं, आज ये जो है 1080 एकड़ मुंबई के फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी एक ग्रुप को देते हो, उनको टाउन प्लानिंग अथॉरिटी आप देते हो, अगर कोई चीजें सही या गलत चल रही हो, उसमें किसी का दूसरे का अधिकार नहीं है, ना सरकार का बनता है ना बीएमसी का, सिर्फ अदानी का बनता है। ऐसी मुंबई जो भाजपा कभी जीत नहीं सकती है, मुंबई से तोड़ नहीं सकती, महाराष्ट्र से तोड़ नहीं सकती, वो ही मुंबई आज फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी जी को देना चाहती है। और उसी के आगे जाके कहना चाहता हूं कि जो अभी ये पात्रता का सब चल रहा है सर्वे, उसमें लगभग 1.5 लाख परिवार अपात्र करे जाएंगे, तो फिर वो कहां जाएंगे? उनको घर कहां मिलेगा? इस सारे जो कंस्ट्रक्शन में, यानी धारावी का अलग छोड़िए, जो 540 अलग है, उसमें से अदानी साहब 1 लाख करोड़ कमाएंगे। बिल्कुल कमाए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे मुंबई को मत लूट। आप रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, आप तरीके के खिलाफ हैं। हम एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के खिलाफ है। सबका डेवलपमेंट हो, आपका भी डेवलपमेंट हो, भला सबका हो। लेकिन आपके इस विरोध की वजह से नहीं लगता कि जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं और उनको घर का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है, आपके इस विरोध अगर उनको घर मिलता तो मैं उनके साथ रहता। अगर उनको घर मिलता तो उनके साथ रहता। 1.5 लाख परिवार आज बेघर होने वाले हैं धारावी में, ऐसे क्यों? लाखों लोगों को मिलने वाला भी तो है घर। 1.5 लाख, यानी आप देखिए कितने लोग, 1.5 लाख परिवार, यानी लगभग 4 लाख लोगों को घर नहीं मिलेंगे, तो किसको मिलेंगे? आप आए पावर में तो क्या करेंगे? हम पहले तो ये जो धारावी का टेंडर है, पहले तो पूछेंगे कि ये आपको सिर्फ टेंडर में जो है वो मंजूर है या नहीं है, पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल। जो एक्सेस प्रीमियम माफ कर दिया है, बीएमसी का प्रीमियम माफ कर दिया है, वो सब हम हटा देंगे। मुंबई का हित का हो, आपके हित का हो, लोगों के हित का हो, वैसे जो हो उसी को आगे लेके जाएंगे। फिर कुछ पॉलिटिकल बात करता हूं मैं। यहीं पर अभी किसी पार्टी के लीडर आए हुए थे, उन्होंने, आपकी पार्टी के नहीं दूसरे, उन्होंने कहा ये चुनाव एक लाइन में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। क्या बिल्कुल नहीं, ये शिवसेना वर्सेस जो डरपोक है, जो भाग के गए, वो है। अब है तो शिवसेना ही, नाम उनको मिल गया, सिंबल उनको मिल गया। नाम ऐसे तो काफी सारे लोग नकाब लेके भी घूमते हैं, क्या वो बन जाते हैं? आपके फादर कहते हैं ये बाघ की खाल में लकड़ बग गए हैं। वो उनका कहना यह है कि भाई सब लोकसभा चुनाव में एक फैसला हो चुका, आमने सामने की लड़ाई में हम जीत गए। चैलेंज देता हूं कि बिना वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, यानी मेरे दादाजी का फोटो लगाए चुनाव लड़िए, खुद के दादाजी का फोटो लगा के चुनाव लड़िए। वो हमारे नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, खुद का नाम लगाइए। दादाजी तो वो नहीं बदल सकते।
वही तो मैं कह रहा हूं, पर खुद के दादाजी का फोटो लगाए, खुद के पिताजी का फोटो लगाए, खुद के परिवार का फोटो लगाए। जो हमारी पार्टी के प्रमुख है उनका फोटो लगाते हो, हमारी पार्टी का नाम लेते हो, हमारी पार्टी का चिन्ह लेते हो, और एक यानी मिमिक्री आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। वो एक आपको याद है वो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई में केमिकल लोचा, किसका ये हो गया, ऐसे- किसका हो गया केमिकल लोचा? अभी जिसका हुआ है उसे पता है, आप आएंगे तो पूछें। नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि भाई लेगेसी हमारे पास है, नाम हमारे पास है, सिंबल हमारे पास है। 13 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई देखिए, लोकसभा में हुई। अगर हम सात जीते, आपका ये आप सूट, छह जीते। अगर आपका ये सूट कोई चोर लेके जाए और यहाँ के एंकरिंग करे, मैं पुलिस में दे दूंगा। नहीं, तो क्या इतनी अच्छी एंकरिंग कर पाएगा कोई? इन्होंने मेरी तारीफ भी कर दी और मेरा आर्गुमेंट भी काट दिया, दोनों काम एक साथ इन्होंने कर दिल दिए। से किया है मैंने। नहीं ठीक, थैंक यू सो मच। नहीं, ये बात तो सही है ना कि भाई लड़ाई में आमने सामने की टक्कर होने वाली है आपकी उनके साथ, और देखिए, वो लड़ाई तुमको भी में मिला। होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकशाही की टक्कर है, ये चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव होता है, और ऐसे लड़ना भी चाहिए, हर एक पार्टी ने लड़ना चाहिए। लेकिन जो मैं आह्वान करके देखता हूं, जो चैलेंज करके देखता हूं, वो ये नहीं है। चैलेंज तो ये हमने स्वीकारा है कि हमारी सरकार बन रही है, और उसके आगे जाके फिर आज जो युवा है उसके रोजगार के बारे में क्या, आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसके बारे में क्या, जो महिला असुरक्षित है उसके बारे में क्या, जो आज इन्होंने हमारी जो तिजोरी है, बीएमसी की हो, पुणे की हो, नागपुर की हो, नासिक की हो, खत्म करके रखी है, उसको फिर कैसे बनाया जाए, क्योंकि लोगों की सेवा करनी है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को सब पैसा देके रखा है, वो वापस कैसे लिया जाए? एक बयान बार बार आपके दादाजी बाला साहब का वो कोट किया जाता है कि उन्होंने कहा था, अगर मुझे किसी दिन कांग्रेस के साथ जाना पड़ा या मेरी पार्टी कांग्रेस जैसी होगी तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। नहीं, आपने पूरा अगर देखा होगा उनका बयान, तो ये था, वो पूरा जो, वो आप बीजेपी की क्लिप मत देखिए, उनका पूरा बयान ये था कि जितनी कंफ्यूजन उनकी लीडरशिप में जब चल रही थी, मुझे लगता है सोनिया जी अध्यक्ष होने के पहले, अगर वैसे किसी पार्टी से जैसे हो, जैसे कांग्रेस में तब चल रही थी, तब मैं मेरा दुकान या मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस के साथ जाऊं या कुछ ऐसे। और दादाजी मेरे जब थे तभी भी हमने प्रणब मुखर्जी जी को सपोर्ट किया था राष्ट्रपति बनने के लिए, तब वो कांग्रेस से ही बने थे। फिर पाटिल मैडम को भी किया था, 2 बार हमने तो किया था, कितनी बार हमने किया है? तब आपको याद होगा जब मुरली देवरा जी मेयर बन चुके थे, तब तो हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। देखिए, दोस्ती ये थी, ऑलवेज थी, और राजनीति में कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता जो भाजपा के मन में अभी चलता है कि आप मेरे सामने खड़े हो गए तो आप दुश्मन बन गए, ऐसे नहीं होता। मेल क्या है लेकिन शिवसेना का और कांग्रेस का क्या मेल है? लोकतंत्र है। महाराष्ट्र में जो 2.5 साल की हमारी सरकार थी, क्या कोविड के दौरान WHO ने हमारी प्रशंसा नहीं की थी? शासन चलाना ये सबसे बड़ा मेल होता है, वो फेल है और हमारा मेल है। लोकसभा चुनाव के पहले आपकी तरफ से भी कहा गया, एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कहा गया कि जो परिणाम आएंगे वो ये तय कर देंगे कि असली शिवसेना कौन है। परिणाम आए, ज्यादा सीट, सामने सामने की लड़ाई में 1 सीट ज्यादा वो जीत गया, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो असली शिवसेना। ज्यादा नहीं जीत गए, बोलते 13 सीटों पर आमने सामने थे, हम 7 जीते, आप 6 अच्छा जीते। देखो, यही मैंने कहा ना कि खुद के पूर्वजों का फोटो लगाइए, खुद का फोटो लगाइए, हिम्मत हो तो उतना तो कीजिए, क्योंकि अभी आपके पीछे महाशक्ति खड़ी है, ईडी सीबीआई आपके हाथों में है, तो इतनी तो हिम्मत दिखाइए। इतना आप कहते हैं कि उठाव किया तो दिखाइए हिम्मत। और यही आप देखिए, ये जो हमने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस चुनाव में अगर आप नतीजे देखें तो दुनिया का जो क्लेम करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी जो दुनिया की क्लेम करती है, बीजेपी, ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप, फंड तो आपको पता है, चुनाव आयोग हो, ईडी सीबीआई पुलिस, सब उनके साथ थे, लेकिन वो भी आज महाराष्ट्र पे 9 पे है। और आज हम बिना, यानी 40 हमारे जो एमएलए थे वो भाग गए, 12 खासदार भाग गए, सांसद भाग गए, बहुत सारे लोकल नेता भाग गए, और हम भी 9 पे है। तन मन हमारे साथ था, धन उनके साथ था, तो भी हम 9 पे है, और भाजपा भी 9 पे। कोई नीचे है, इसमें हमारी खुशी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो कल्याण जैसी सीट हो, 4.5 लाख वोट्स हमें मिले। ये नतीजे अगर आप देखिए, मुंबई में हमारी एक सीट चुराई गई, उसमें तो हम कोर्ट में गए, लेकिन तो भी 5-1 तो हुआ था मुंबई में। तो ये जो नतीजे हैं, मुझे लगता है काफी बोलते हैं। महाविकास आघाड़ी के साथ जनता है और रहेगी। कई जगह पहले थोड़ा धनुष्यबाण, तीर कमान और मशाल में कंफ्यूजन हुआ था। अभी काफी सारे लोग आते हैं, अरविंद जी को भी कहते हैं, जो हमारे सांसद है दक्षिण मुंबई के, कि अरे हमने आपको वोट किया लेकिन गलती से तीर कमान को किया। ये भी तो किया था उन्होंने, 4 अरविंद सावंत भी खड़े किए थे, 4 विनायक राउत खड़े किए थे, इन्होंने नहीं, भाजपा ने, या कोई खुद के कोई जो हो, इनके जैसे सिंबल्स भी बनाए थे। तो ये सारे खेल तो होते, तो भी हम इतने जीत पाए, ये बहुत बड़ी बढ़त है हमारे लिए। अच्छा, उद्धव जी सीएम रहे, अब आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा गया महाविकास आघाड़ी में कि भाई हमें चेहरे के साथ ही जाना चाहिए, और उद्धव ठाकरे इज दी ऑब्वियस फेस, क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं।
वो क्यों नहीं मसला हल हुआ? मुझे लगता है महायुति में अभी जितनी गड़बड़ चल रही है, पहले उनका फैसला होने दीजिए। हमारे यहाँ तो हमने यही डिसाइड किया है, तय किया है कि महाराष्ट्र हित की जो बात करेगा वही सीएम बनेगा, और महाविकास आघाड़ी में हम सब लोग हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो हमने अभी भी सर्वेज देख रहे हैं, हम जो ट्रैकर लगाए, आपके भी सर्वेज हो, अभी भी लोग याद करते हैं उद्धव जी की जो सीएम पद की जो समय था उसे याद करते हैं। कोविड की अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंडस्ट्रीज को जो अट्रैक्ट करने की उनमें एक ताकत थी, हर एक का विश्वास उन पे था, किसानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, गरीब का हो, उद्योगपति का हो। लगता था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपना आदमी, अपना कुटुंब प्रमुख है, और वो अभी भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है वही बात जाहिर है। लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट्स का जब एनालिसिस हुआ तो आपकी जीत या महाविकास आघाड़ी ने जो बेहतर प्रदर्शन यहाँ किया, उसमें यह बताया गया कि मुस्लिम समुदाय ने आप लोगों को जमकर वोट किया है, एक तरफा वोट किया है। और ये भी बाद में समझ में आया कि अब मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पहला रहनुमा या उनको बचाने वाला एक जो चेहरा है वो उद्धव ठाकरे जो है वो बनकर सामने आए। ये बदलाव कैसे आया? नहीं, बदलाव नहीं है ये तो चलते आया है। क्योंकि देखिए, ये शायद पहली लोकसभा चुनाव था जो हमने भाजपा के खिलाफ लड़ा, राइट? लेकिन अगर हिंदुओं ने वोट दिया हो, मुस्लिम ने वोट दिया हो, सिख ने दिया हो, क्रिश्चियन ने दिया हो, पारसी ने दिया हो, बुद्धिस्ट ने दिया हो, सब तो हमारे देश के नागरिक ही तो है, सब हिंदुस्तानी तो है। और यही अगर आप देखें तो 2012 में जब हमने बीएमसी लड़ी थी तब भी बीजेपी के साथ थे, तो भी बहरामपाड़ा जीते हैं। इमामबाड़ा डोंगरी में नतीजे बहुत नजदीक आए थे। अरविंद सावंत साहब यहां बैठे हुए, उनको भी काफी सारे तभी मुसलमान भाइयों ने वोट किया था, सिख भाइयों ने वोट किया था, क्रिश्चियन भाइयों ने किया था। तो ये सारे जो लोग हैं ये मुंबईकर है, महाराष्ट्र के लोग हैं, और हर एक ने जाति को बाजू में रख के, धर्म को बाजू में रख के देखा है कि महाराष्ट्र को बीजेपी ने कैसा लूटा है, एकनाथ शिंदे ने कैसा लूटा है। इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो किसी की आवाज नहीं रहेगी। कल अदानी जी के पास परमिशन लेने जाने पड़ेगा। नहीं, सीधे सीधे वो ये कहते हैं लोकसभा में जो आप सीटें जीते भी, आप मुस्लिम वोट के मोहताज हो गए। सभी वोट हमारे पास आने भी चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास किसने कहा था पहले? नहीं, वो कई ऐसे आंकड़े उन्होंने निकाले कि कोई खास विधानसभा आया और वह बीच में भी आंकड़े आए थे कल परसों में। देखिए, उनको सपने भी यही आता है। वो कह रहे हैं कि वोट जिहाद हुआ है उनके साथ बाइकला। तो फिर अभी नहीं, मुझे बताइए, ये मैं बात पूछना चाहता हूं, बार बार मैं हर जगह पूछता हूं। मुझे बताइए, क्या बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। रिपोर्ट तो आ रही हुआ। ठीक है, हुआ। तो फिर उसी बांग्लादेश के साथ कौन सी बीसीसीआई खेल रही है क्रिकेट? क्रिकेट ना खेलना सोल्यूशन है उसका? अगर यही बीसीसीआई, यानी मैंने तो परराष्ट्र मंत्री से पूछा था कि क्या हिंदुओं पे अत्याचार हुए बांग्लादेश में या नहीं, ये जवाब दीजिए। क्योंकि बीजेपी इकोसिस्टम से हमें सब बताया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है। फिर वो क्या इंस्टाग्राम पे फिल्टर आए, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। अगर यही बीसीसीआई कांग्रेस चलाती थी और क्रिकेट बांग्लादेश के साथ खेलती थी, तो क्या भाजपा कहती थी, रास्ते पे आती थी, आंदोलन करती थी और सबको एंटी नेशनल कहती है। लेकिन पुत्र प्रेम की वजह से आज भाजपा कुछ नहीं कह पाती है। पुत्र प्रेम की वजह से तो बीसीसीआई कौन चलाता है? और जय शाह की वजह से ये सब हो रहा है। ये मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं, ये जो चुनावी हिंदुत्व है भाजपा का, ये एक्सपोज होना बिल्कुल जरूरी है। राम मंदिर जब पूरा नहीं हुआ था, किस मंदिर जो पूरा नहीं होता है उसका जाके उद्घाटन करते, अनावरण करते, सिर्फ चुनाव के लिए उन्होंने किया था। हिंदुत्व आपका नहीं, परसों मुझे बताइए ना, वो यूपी से भी न्यूज आई है कि किसी यूपी में बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने पाकिस्तानी औरत से शादी की है। तो सबको कहते हैं जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान, तो क्या इनको कहेंगे? ये भाजपा का हिंदुत्व है, वो चुनावी हिंदुत्व है, नकली उनका हिंदुत्व। आप हिंदुत्व के साथ बिल्कुल है। वो हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व एक ही है, हृदय में राम, हाथ को काम। जॉब्स की जरूरत है आज। ये हमें नचवाते हैं खुद के रैलीज में, प्रोसेशंस में। ये हमारे युवाओं को कहते हैं कि जाओ आज डीजे पे नाचो, रात को 3 बजे तक नाचो, फिर कल आंदोलन में करो, आंदोलन करो। सब करवाते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कहां होते हैं इनके? सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं। निकालो ये लिस्ट, कोई यूएस में है, कोई यूके में है। क्यों नहीं इन सारे मेरे जो युवा युवती बहन भाई है वो क्यों नहीं जा सकते? इल्जाम तो यहां तक लगा कि उद्धव ठाकरे की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। यही तो भाजपा की नीति है ना। आपको कहता हूं, यही कहते हैं वो भाजपा वाले, क्योंकि हर जगह जहां भाजपा हारने वाली है, एक तो हिंदू मुस्लिम करवाती है, वो नहीं चला तो हिंदुओं में जातियों में झगड़ा लगवाती है, और वो नहीं हुआ तो एक तो हिंदुस्तान बांग्लादेश है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करवाती है। लेकिन मुझे कहिए, जो वो कहते आए अभी भी मैं कहीं सुन रहा था कि हमारे देश में बांग्लादेश से काफी सारे लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। भाजपा हमारे क्या आर्मी पे कोई डाउट रेस कर रही है? बीएसएफ पे डाउट रेस कर रही है? हमारे जो देशभक्त वहां खड़े हैं बॉर्डर पे,
जो हमारे देश की सीमाओं का प्रोटेक्शन करते हैं, आप कह रहे हो कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते? यही भाजपा है जो कभी भी आर्मी को इस्तेमाल कर सकती है और हिंदुत्व का इस्तेमाल कर सकती है चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है, जाके फिर नवाज शरीफ साहब को गले लग जाते हैं। आप लोग पे आरोप लगता है कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। धारावी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि धारावी में भी एक मस्जिद था, उसका कुछ क्या धारावी में दूसरे लोग नहीं है? इलीगल था वो पोर्शन। धारावी में दूसरे लोग नहीं है? लेकिन आप लोगों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। क्या धारावी में दूसरे लोग नहीं है? दूसरे लोग भी है। और इनका एक ही मकसद है, यहां दंगे करवाओ, लेकिन ये खुद जाके नवाज शरीफ जी के गले मिल जाएंगे, ये खुद जाके बांग्लादेश में गले मिल जाएंगे। अगर कोई दूसरा करे तो देशभक्त नहीं होता है, वो खुद करे तो देशभक्त, कोई दूसरा करे तो देशद्रोही। अच्छा चलिए, खुद अगर आरएसएस चीफ किसी दरगाह में जाए तो फिर वो हिंदू रहते, कोई दूसरा जाए तो धर्म परिवर्तन किया। ये कौन सा न्याय है? अब तो चुनाव में नारा लगता है बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ ने बोला। ये मैं सारे देशवासियों को कह रहा हूं, क्योंकि भाजपा हमें बंटवाने के लिए लग रही है। फिर कट्टा है वो अपना खीसा कट्टा है, भरते हैं वो टैक्स, हम कॉमन मैन भरते हैं। भाजपा तो मजा मस्ती करती है। अच्छा चलिए, महाविकास आघाड़ी पे आते हैं। बहुत तलखी दिख रही है आप लोगों के बीच में जब सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, खास करके आपके जो प्रमुख नेता हैं संजय राउत जी और कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं नाना पटोले, उनके बीच में काफी वाक युद्ध चला और काफी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उससे लगा कि गठबंधन टूट भी सकता है। ऐसा क्यों? नहीं, वो तो भाषा का प्रयोग वो आमतौर पे भी करते रहते हैं, उसमें ज्यादा आप रीड ना कीजिए। लेकिन एक बात है, जब सीट शेयरिंग की बातें होती है, दो पार्टीज में बातें होती है, इसमें तो 3 है और अन्य सारे दोस्त भी है, खींचातानी होती भी है और होनी भी जरूरी होती है। मुझे याद है जब बीजेपी के साथ भी होता था तब भी हुआ करती थी, क्योंकि कई ऐसी सीटें होती हैं जहां लगता है कि आप भी वहां जीत सकते हो, ये भी जीत सकते हैं, मैं भी जीत सकता हूं, तभी तो तीनों की ताकत है और तभी तो वो सीट जीत सकते हैं। लेकिन भाजपा ने तो हमें धोखा दिया था। 2014 में अगर आपको याद होगा तो हमारा सीट शेयरिंग पूरा हुआ था। हम तुलजापुर में थे, मंदिर से बाहर आए और हमें पता चला था कि सीट शेयरिंग फाइनल हुआ। सिर्फ इतना था कि कब अनाउंस करना है। और जब मुंबई में हमने लैंड किया तो ऊपर से उनको फोन आया था, नहीं सेना को तो अभी खत्म करना है, सेना के साथ सीट शेयरिंग नहीं, तोड़ दो। धोखा उन्होंने दिया था 2014 में, तब भी हम हिंदू थे, उसके बाद भी हम हिंदू रहे। 19 में भी उन्होंने धोखा दिया, लेकिन अभी सीट शेयरिंग का चल रहा है। ये तय कैसे होगा आदित्य जी, ये बात कि मीट कमरे के अंदर 2 ही 3 लोग रहे होंगे कि उद्धव जी को सीएम बनाने की बात हुई थी, वो कहते नहीं हुई थी। एक काम कीजिए ना, एक विश्वासार्हता की पोल लीजिए, भाजपा के सारे नेता लगाइए उस फोटो में और उद्धव जी एक अकेला को खड़े कीजिए। देखिए विश्वासार्हता महाराष्ट्र में या देश में किसकी ज्यादा है, भरोसा किस पे है, लोगों को पता है झूठ कौन बोलता है, झूठ कौन नहीं बोलता। ये जो तलखी आई है वो हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद से तलखी ज्यादा देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एग्रेसिव आप लोग हुए, संजय राउत जिस तरीके से बयान दे रहे थे, वो हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद आए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी यहाँ क्षेत्रीय दलों के बिना चल नहीं सकती और कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे। तो हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद कुछ बदला है महाविकास आघाड़ी में? मैंने एक्चुअली टीवी नहीं देखा तब उनके स्टेटमेंट्स के दौरान, और उन मीटिंग में मैं बैठता नहीं, तो जितना भी आप मुझसे वो बयान लेना चाहते हैं मैं तो वेल लेफ्ट ही करना चाहता हूं। उनके बयान तो रोज हेडलाइन बनते हैं। बिल्कुल, और उसी ताकत के वो जो संजय राउत जो बोलते हैं, ऑब्वियसली वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एमपी हैं, तो वो पार्टी के शब्द हैं। देखिए मैं वापस एक बार कहना चाहता हूं कि सीट शेयरिंग का जो मामला है, खींचातानी होती है, अंत तक होते रहेगी। हमने कल अपनी पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। उम्मीद ऐसे है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी जारी कर दे, क्योंकि जल्द से जल्द जो हमारे उम्मीदवार है वो नामांकन भर दे। यहां भी वही बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई है क्या? मैं तो उस लेवल में भी नहीं हूं, मैं तो यंग हूं उससे। नहीं, देखिए इसमें कोई बड़ा भाई छोटा भाई की कोई लड़ाई नहीं है। यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट कौन जीत सकता है और सरकार बनाने में किसकी मदद हो सकती है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आप वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तब एमएनएस ने, राज ठाकरे साहब, वहां भी इंडिया टुडे का कोई बाइट लेने आया था, मैंने कहा यहाँ कॉन्क्लेव में ही पूछ लो तो उन्होंने तब कैंडिडेट नहीं दिया था, इस बार कैंडिडेट दिया है। अब उनके बेटे खुद खड़े हैं माहिम से, तो वो उस वक्त ऐसा माहौल बना था कि शायद जब वो चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों ने कैंडिडेट अमित ठाकरे के सामने अनाउंस कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ये मैं खुद के बारे में अगर मानना चाहता हूं तो यही है, पिछले 5 सालों में तो काम तो हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे ही। ये लड़ाई जो है वो 2019 जैसे नहीं, आज की जो लड़ाई है कि क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र को जो बेचने वाले हैं या बेच रहे हैं भी हमारे साथ है, जो बीजेपी के खिलाफ है, एकनाथ शिंदे के खिलाफ है, जो ये मुंबई का जो अदानीकरण चल रहा है, महाराष्ट्र की संस्कृति का जो भाजपकरण चल रहा है, उसके खिलाफ है, वो हमारे साइड पे आ जाएंगे। नहीं, लेकिन यहाँ परिवार की बात है। वो ये कह रहे हैं कि जब आपका इलेक्शन था 2019 में, जो हमारे परिवार राज ठाकरे ने कैंडिडेट नहीं दिया। पूरा महाराष्ट्र हमारा परिवार ही है। तो राज ठाकरे नहीं है परिवार?
है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, पूरा महाराष्ट्र हमारा परिवार है। भाई- लेकिन ये बात जो लड़ाई की बात है, अमित ठाकरे के नहीं, सामने ये आपका मैं- कैंडिडेट हो। ये उनको तो मैं शुभकामनाएं दिया ही हूँ, उनको मैंने शुभकामनाएं दिए हूँ मैंने सुबह तो। लेकिन एक ही बात है इसमें, पहली बात तो यही रहेगी कि आज ये तय करना होगा कि कौन सी पार्टी कौन सी लाइन ले रही है। क्या आप अदानीकरण के साथ हो या विरोध में हो? क्या भाजपकरण के साथ में हो या विरोध में हो? क्या महाराष्ट्र के लूट के साथ में हो या विरोध में हो? जो भी विरोध कर रहा है वो हमारे साथ आएगा, जो भी उनकी मदद करना चाहता है वो अपने उम्मीदवार अच्छा, अभी इन दिनों इनफैक्ट हम लोग दिल्ली में ही थे स्टूडियो में, तो ये खबर बहुत तेजी से आई कि भाई उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुलाकात हुई है कुछ वक्त ये पहले। मैंने भी बहुत सुना। आप ऐसा कुछ नहीं हुआ? हम कभी पिछले दरवाजे से किसी को मिलते ही नहीं है, जो भी हो सामने हो। देखो, हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि हुडी पहन के अपना रूप बदल के किसी के घर जाए, क्योंकि हमें कोई पद का कोई मोह नहीं है। जैसे हमने वो पद हमें मिला था वैसे ही हमने छोड़ दिया था, और वैसे ही हम सरकार बनाएंगे। हमें कोई ऐसे मोह माया नहीं है कि ये बनना है वो बनना है, कोई स्वार्थ नहीं है, ना कोई निजी इसमें ये है कि मैं गॉगल बदल के या टोपी पहन के कहीं जाऊं या छुप के जाऊं, ऐसे कुछ नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी करते थे, हमारा कोई स्वभाव नहीं है ऐसे। आपने कहा कि पिछले दरवाजे से हम इनसे स्वभाव लेते हैं। आपने कहा कि पिछले दरवाजे से नहीं मिलते हैं, तो क्या चुनाव के बाद जब चुनाव के रिजल्ट्स आ जाएं तो हम क्या सीधे सीधे आमने सामने बीजेपी के साथ आने की कोई गुंजाइश बचती है आपकी? मुझे लगता है जो, अगर आप देखें तो जिसने हमारे महाराष्ट्र को लूटा है, जिसने हमारी पार्टी तोड़ी है, जिसने हमारा परिवार तोड़ने की कोशिश की, परिवार तोड़ा उन्होंने, जिसने इस महाराष्ट्र के हालात इतने खराब कर दिए कि हर दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार है। अगर आप देखें तो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट 17,000 थी, 18 लाख लोग आए, डबल ग्रेजुएट्स आए, बीकॉम एमकॉम जैसे लोग आए, एलएलबी वाले लोग आए। एयर इंडिया के लिए 600 पद की भर्ती थी, 25,000 लोग आए देश भर से। ये जो बेरोजगार की मसला है, और फिर उनका जो एक भाजपकरण मैं कह रहा हूं हमारे संस्कृति का, ये कभी मॉब लिंचिंग, वेज नॉन वेज, ये कलर वो कलर, कोई हमारा यहाँ ऐसे हिंदुत्व नहीं था। आदित्य जी, कुछ ये ऐसे लोगों के साथ जो जिसका चुनावी हिंदुत्व है, उनके साथ नहीं जा सकते। कुछ ऑडियंस के क्वेश्चन हम सोशल मीडिया पर बिल्कुल। मंगवाए थे, वो मैं जल्दी से आपसे पूछ लेता हूं। एक सवाल हमारे पास आया है, आदित्य ठाकरे से जरूर पूछिए कि आप शादी कब करेंगे। ये सबसे कठिन सवाल है। नहीं, उसी पर उन्होंने आगे भी लिखा है, क्या इन्होंने कसम खाई है कि मैं अपने पिता को दोबारा सीएम देखूंगा तब करूंगा शादी? नहीं, या ऐसे कुछ करूंगा नहीं है। तब मेरे करूंगा? पिताजी बोलेंगे यार पहले तो शादी कर ले, फिर ये चुनाव वनाव आते रहते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा, घर से ही किसी ने टाइप करके नहीं भेजा है ना। अच्छा, आपके घर से? ये आपके मतलब दबाव है शादी का, इसका मतलब? अभी कुछ बोलूंगा तो कार्रवाई हो जाएगी पार्टी में। मुझे आज टिकट मिला है, वैसे तो रहने दीजिए। नहीं, कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? आप लड़की पसंद आप नहीं करेंगे तो नहीं, वो वो बता कहेंगे देंगे। चुनाव बाद में लड़ो, 29 में लड़ो, पहले शादी कर लो। अच्छा, एक धारावी पर सवाल आया था, वो मैंने आपसे पूछ लिया। एक सवाल ये कि इस सरकार ने 2 साल में कोई तो ऐसा काम किया होगा जो आपको पसंद होगा। इतना पॉज? शायद चुनाव को अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि चुनाव लेने चाहिए, नहीं तो क्या काम किया है उन्होंने? एक काम मुझे दिखाइए। ये जो 1,500 रुपए महिलाओं को, लड़कियों को देने वाले जो 15 लाख देने वाले थे 10 साल पहले, आज 1,500 पे आ गए। ऐसी जादू कौन कर सकता है? और मैं आपको ये लिख के देता हूं, उसको गेम चेंजर मानते हैं? ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लिख के देता हूं। अगर गलती से इनकी सरकार वापस बैठ गई तो ये तो किसानों को 25 रुपए का चेक देते हैं, महिलाओं को भी बोलेंगे देखो अभी तो पैसा नहीं है, 15 रुपए घर लेके जाओ। ये जुमला है, ऐसे कह देंगे। हम तो बढ़ा के भी देंगे और सुरक्षित महिला भी देंगे। कितना बढ़ा के देंगे आप? अभी आप देखिए, ये तो चुनाव का जब ऐलान जैसे हुआ है, अभी हमारा वचननामा आएगा, जाहिरनामा आएगा, उन्होंने उसमें तो आएगा। खजाना खोल दिया है। ये महिलाओं को पैसे देने वाली बात है, टोल फ्री कर दिया है उन्होंने। बिल्कुल। मदरसों की टीचरों की तनख्वाहें उन्होंने बढ़ा सब दी किया। ये तो हिंदुत्व कहलाते हैं। ये ही मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक है, ये तो वेलफेयर स्टेट कर रहे हैं। अगर मदरसों के टीचर्स को ज्यादा दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, टोल फ्री किए, बिल्कुल कीजिए, ज्यादा भी दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा बांटा है, खुद के बिल्डर्स को जो पैसा बांटा है, वो हम तो बिल्कुल रोकेंगे, और जो भी गलती किया होगा, उन्होंने जो भी करप्शन किया होगा, उनको जेल में डालेंगे। आदित्य जी, आपने अपनी पॉलिटिक्स, अपने परिवार की पॉलिटिक्स और पार्टी की पॉलिटिक्स बताई, आपने अपना विजन बताया। क्या है सवाल तो खैर ये चलते रहते, लेकिन समय आपने दिया। बहुत शुक्रिया। you, आदित्य ठाकरे धन्यवाद। हमारे साथ थे, प्लीज।